तो अब मीणा जनजाति आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं। मीणा जनजाति आंदोलन पढ़ने से पहले थोड़ी सी बातें मीणाओं के बारे में पढ़ लेते हैं। वैसे अपना टॉपिक जनजाति आंदोलन है, लेकिन मीणा जनजाति अपने अलग से कल्चर में टॉपिक आते आता, लेकिन बेसिक बातें मैं मीणाओं की बता देता हूं। देखो, मीणा प्रारंभिक समय में ढूंढाड़ के आसपास वाले क्षेत्र में शासन करते थे। ढूंढाड़ के आसपास का क्षेत्र यानी मैं इधर कह सकता हूं गेटौर, गेटौर के अलावा मांची, जोटवाड़ा, खोगंग, ये जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है, जयपुर के आसपास वाला, इस तमाम क्षेत्र के ऊपर मीणाओं का शासन हुआ करता था। यानी मीणा राजवर्ग में थे, मीणा शासन कर रहे थे। लेकिन अचानक से मीणाओं के इन राज्यों का धीरे धीरे पतन होना शुरू होता है, और पतन होने के पीछे कहीं ना कहीं मीणाओं के साथ विश्वासघात भी हुआ है। देखो कैसे, सबसे पहले देखा जाए तो 1137 के आसपास की बात है, 1137 ईस्वी के आसपास दुल्ले राय, कौन है दुल्ले राय? दुल्ले राय नरवर नाम की एक जगह पड़ती मध्य प्रदेश के अंदर, नरवर एमपी के अंदर, वहां के राजकुमार थे। और नरवर में इनको राजा नहीं बनाया गया, अतः दुल्ले राय कहते हैं कि अपने माताजी के साथ इधर खोगंग वाले क्षेत्र में निकल आते हैं। खोगंग दौसा के निकट एक जगह है खोगंग मीणाओं का जो प्रमुख शक्तिशाली राज्य इस समय हुआ करता था, वो राज्य हुआ करता था खोगंग। और खोगंग वाले क्षेत्र में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था आलन सिंह मीणा। आलन सिंह मीणा यहां पर राजा हुआ करते थे खोगंग वाले क्षेत्र के अंदर। यह मीणाओं का सबसे शक्तिशाली क्षेत्र था। इधर दुल्ले राय को उधर नरवर में राजा नहीं बनाया जा रहा था, इसलिए दुल्ले राय नाराज होकर के वहां से आते हैं और आकर के खोगंग के राजा आलन सिंह मीणा के पास शरण देते हैं। आलन सिंह मीणा ने इनको शरण दी। आलन सिंह मीणा ने इनका इंट्रोडक्शन भी किया कि भाई कौन हो, कहां से आए हो। तो इन्होंने बताया कि भाई मैं फला फला नरवर से आया हूं और मुझे वहां पर पिताजी ने उत्तराधिकारी से वंचित कर दिया, इसलिए मैं माताजी के साथ इधर आ गया हूं। ठीक है, आलन सिंह मीणा ने कहा कि रॉयल फैमिली से हो तो तुम ऐसा करो, हमारे पास में रॉयल स्टाइल में रहा करो। आलन सिंह मीणा और दुल्ले राय साथ साथ रहने लगे, धीरे धीरे विश्वास जीता जाने लगा। और आलन सिंह मीणा दुल्ले राय से कहते हैं कि देखिए, आपकी सेना थोड़ी छोटी है, अगर आपकी अनुपत्ति हो तो कुछ मैं आर्मी का गठन कर लूं, सेना का गठन कर लूं, उन सैनिकों को ट्रेनिंग भी मैं दे दूंगा, प्रशिक्षण भी मैं दे दूंगा, और आपके जब भी कोई युद्ध वगैरह होगा तो वो सेना लड़ने के लिए काम आ जाएगी। और आलन सिंह मेरी तरह सीधे साधे थे, उन्होंने कहा ओके नो प्रॉब्लम। अब आलन सिंह से अनुमति लेकर के दुल्ले राय अपने कुछ 200-250 सैनिक कहते हैं कि तैयार कर लेते हैं, उनको वेल ट्रेंड कर देते हैं। दीपावली के दिन था, और दीपावली के दिन ये आलन सिंह मीणा अपने जो सहयोगी सैनिक वगैरह थे उनके साथ शमशान भूमि में गए हुए थे। कोई अपने पूर्वजों की पूजा पाठ का कार्यक्रम था, कोई तर्पण वगैरह कर रहे थे। तो उस दिन ये निहत्थे ही थे आलन सिंह मीणा वगैरह। आलन सिंह मीणा अपने सहयोगियों के साथ शमशान के किनारे कोई तालाब था, उस तालाब के किनारे कोई पानी वानी से स्नान वगैरह कर रहे थे, कोई क्रियाक्रम कर रहे होंगे, कोई पूर्वजों की कोई पूजा पाठ का कार्यक्रम था। और इस दिन दुल्ले राय ने मौका पाकर, दुल्ले राय को पता था कि ज्यादातर आलन सिंह के सहयोगी निहत्थे हैं, और दुल्ले राय ने उसी दिन तालाब के ऊपर हमला कर दिया। वो निहत्थे आलन सिंह मीणा और उनके सहयोगी मारे गए, और दुल्ले राय ने 1137 ईस्वी के अंदर खोगंग वाला क्षेत्र जीत करके कछुआओं का शासन स्थापित कर दिया था। यानी कछुआओं की स्थापना लगभग 1137 के आसपास यहां हो गई थी। उसके बाद ये आपके दुल्ले राय खोगंग से आगे बढ़ते हैं, आगे मांची, जिसे आजकल तुम जमुआ रामगढ़ कहते हो, मांची जमुआ रामगढ़ वाला जो क्षेत्र था, यहां पर नाथू मीणा नाम के कोई राजा थे, उनको मार दिया। और उनको मार करके दुल्ले राय ने मांची को भी जीत लिया, और मांची का नाम बदल करके जमुआ रामगढ़ रख दिया था। पहले रामगढ़ रखा, बाद में यहां जमुआ माता का मंदिर बना, तो इसका नाम क्या हो गया? जमुआ रामगढ़ हो गया। यानी मीणाओं का खोगंग चला गया, खोगंग के बाद में ये जमुआ रामगढ़ वाला क्षेत्र जो मीणाओं का शासन क्षेत्र था, ये भी चला जाता है। उसके बाद धीरे धीरे दुल्ले राय आसपास के छोटे छोटे मीणा राज्यों को समाप्त करने लगता है। अब मीणाओं का सबसे शक्तिशाली जो शासन था, वो शासन बताओ कौन सा शासन था? राज्य था आमेर। खोगंग के बाद सबसे शक्तिशाली कौन था? आमेर था। वैसे आमेर और भी ज्यादा शक्तिशाली था, लेकिन पुराना राज्य जो था वो खोगंग। अलग अलग मीणाओं की भी शाखा थी, कहीं सुसावत मीणा, कहीं पर आपके अलग शाखाओं के मीणा, तो मीणाओं की अलग अलग शाखाएं शासन कर रही थी। तो खोगंग के बाद सबसे शक्तिशाली क्षेत्र कौन सा था? आमेर था। और आमेर में उस समय कहते हैं कि सूरसिंह मीणा
और सुसावत वंश के मीणा थे। सूरसिंह मीणा का शासन था और 1207 ईस्वी के अंदर सूरसिंह मीणा जो है इनके ऊपर हमला कर दिया जाता है। किसके द्वारा? कोकिल देव के द्वारा। और कोकिल देव कहते हैं कि अपने कुछ सैनिकों को अलग वेश के अंदर, अंबिकेश्वर महादेव होता था यहाँ पर आमेर के अंदर, वहां ले जाते हैं, एक तीर्थ यात्री बनाकर ले जाते हैं। वेश बदले हुए थे, कपड़ों में हथियार वगैरह छुपा रखे थे और सूरसिंह मीणा वगैरह को इतनी पता नहीं था कि हमारे ऊपर कोई हमला हो जाएगा क्या। उनको लगा कि अंबिकेश्वर महादेव के दर्शन करने कोई यात्री आए होंगे और बदले हुए वेश के अंदर अंबिकेश्वर महादेव के दर्शन करने ये जाते हैं कोकिल देव वगैरह, और मौका पाकर के आमेर के राजा के ऊपर हमला कर देते हैं। सूरसिंह मीणा को मारा गया और सूरसिंह मीणा को मार करके कौन सा क्षेत्र जीत लिया गया था? आमेर क्षेत्र जीत लिया गया था। उसके बाद कोकिल देव ने जोटवाड़ा, गेटो और आसपास तमाम क्षेत्रों से मीणाओं के राज्य को उखाड़ फेंका था। यानी मीणाओं का अब कोकिल देव का काल आते आते धीरे धीरे शासन समाप्त होने लगा। जब मीणाओं की सत्ता गई, मीणाओं का शासन समाप्त होने लगा, तो मीणाओं ने छापामार पद्धति का प्रयोग करते हुए, गुरिल्ला वार का प्रयोग करते हुए यहाँ के आमेर के शासकों के खिलाफ अभियान छेड़ना शुरू किया, वापस युद्ध शुरू किया। और मीणाओं ने निश्चित किया कि कुछ भी हो वापस सत्ता पाकर रहेंगे, शासन पाकर के रहेंगे। लेकिन जब छापामार पद्धति से स्थितियां बिगड़ने लगी तो आमेर के राजा को लगा कि इस समय मीणाओं से समझौता कर लेना ठीक है। आमेर के राजाओं ने मीणाओं को एक साथ बिठाया और उनको कहा कि देखो, क्यों लड़ रहे हो, सहयोगी तो हैं, आपने खूब शासन कर लिया, अब हमारा भी नंबर आ जाए, तुम ऐसा करो जमीन ले लो और खेती बाड़ी करना शुरू कर दो। मीणाओं का एक वर्ग इस बात के लिए राजी हो गया था। उन्होंने कहा, यार बंदे सही कह रहे हैं, कब तक लड़ते रहेंगे, जमीनें प्राप्त हो ही रही है और जमीनें लेकर खेती करना शुरू कर देते हैं। और जिन मीणाओं ने जयपुर के प्रशासन के साथ समझौता करके खेती बाड़ी लेकर के जमीनें प्राप्त करके खेती बाड़ी करना शुरू कर दिया था, उन मीणाओं को कहा गया जमींदार मीणा। कौन से मीणा? जमींदार मीणा। लेकिन मीणाओं का एक वर्ग अब भी असंतुष्ट था। मीणाओं का एक वर्ग कह रहा था कि यार आप होते कौन हो हमें जमीन देने वाले? हमारी जमीन है, हमारे पुरखों की जमीन है, हमारे पुरखे यहां शासन करते थे और तुम कह रहे हो कि जमीनें ले लो। नहीं, हम तो सत्ता ही लेंगे। और मीणाओं का एक वर्ग अब भी असंतोष में था। वो मीणाओं का वर्ग लगातार मूवमेंट कर रहा था, छापामार पद्धति से लड़ रहा था। लेकिन लास्ट में जयपुर के प्रशासन ने, यानी आमेर का प्रशासन ने, जयपुर तो समय था ही नहीं, बाद में आया था, आमेर के प्रशासन ने, वहां आमेर के राजा ने बाकी जो असंतुष्ट मीणा थे उनसे बातचीत की और उनको कहा कि यार क्यों लड़ रहे हो, जब ज्यादातर मीणा खेती बाड़ी करने लग गए हैं तो तुम ऐसा करो, जयपुर की शांति की जिम्मेदारी ले लो, आर्मी की जिम्मेदारी ले लो, जयपुर के आसपास सुरक्षा वगैरह तुम ही करोगे और जब तुम्हारे पास सिक्योरिटी वगैरह रहेगी तो सत्ता तो तुम्हारे हाथ में है, जब चाहो किसी पर हमला कर सकते हो। तुम ऐसा करो, जयपुर की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ले लो। और मीणाओं को लगा कि यार कितनी अच्छी बात कह रहे हैं ये, अपने को अपनी सेना बना लेनी चाहिए, आसपास के गांव में सुरक्षा करनी चाहिए, लोगों से टैक्स वगैरह उसके बदले में ले लेंगे, जयपुर राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने कंधों पर रहेगी, जब इच्छा होगी तब अपन जयपुर के राजा पर हमला कर सकते हैं। और मीणाओं ने शांति व्यवस्था वाला काम शुरू कर दिया, चौकीदारी का काम शुरू कर दिया। और जो मीणा वर्ग शासकों से समझौता करके जयपुर की शांति के लिए तैयार हो गए थे, उनको बताओ कौन सा मीणा कहते हैं? चौकीदार मीणा। और जो पहले खेती बाड़ी करने लग गए थे उनको बताओ क्या बोलते हैं? जमींदार मीणा। तो ये मीणाओं की तो बेसिक सी बातें थी, बाकी और हजारों बातें। मीणा राजस्थान की एक बहुत स्वाभिमानी जनजाति है। मीणाओं का इतिहास बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है, कभी उस इतिहास पर भी अपन विस्तार से बात करेंगे। अभी मैंने आपको केवल बेसिक परिचय बताया कि जमींदार मीणा और चौकीदार मीणा दो टाइप के मीणा थे। मीणा जनजाति आंदोलन हो क्यों रहा है? मीणा आंदोलन के प्रमुख रीजन क्या है? मीणा आंदोलन कर क्यों रहे हैं? मीणा आंदोलन देखो, अलग अलग टाइम पर अलग अलग प्रॉब्लम्स रही थी। वैसे मीणाओं के आंदोलन की जो शुरुआत है वो तो 1851 के अंदर ही हो जाती है, शुरुआत 1851। और ये मेवाड़ रियासत का एक परगना पड़ता है जहाजपुर, बेलवाड़ा के निकट एक बड़ा कस्बा है जहाजपुर, वहां से मीणाओं ने विभिन्न डिमांड्स को लेकर के आंदोलन किया था। लेकिन वो आंदोलन इतनी सुर्खियों में नहीं रहा था। मीणाओं का आंदोलन जयपुर रियासत में सुर्खियों में रहा था और वो आंदोलन बड़ा आंदोलन भी था जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नेताओं ने हस्तक्षेप किया था। तो वैसे आंदोलन की शुरुआत तो 1851 में ही हो गई थी, लेकिन जयपुर रियासत के आसपास मीणाओं के आंदोलन को बड़ा आंदोलन माना जाता है। आंदोलन दो कारणों से हुआ था। मीणा आंदोलन कर क्यों रहे हैं, ये वाला तो अलग डिमांड थी 1851 वाला, लेकिन जो बड़ा आंदोलन था उसका रीजन नंबर 1 था जरायम पैसा कानून। जरायम पैसा कानून, जरायम पैसा कानून। और एक था
आपका दादरसी कानून। इन दोनों की डेट वगैरह भी अभी पूरी लिखेंगे, विस्तार से लिखेंगे, तब एक बार इन दोनों को समझ लो। मीणाओं के आंदोलन करने की जो सबसे बड़ी रीजन था वो था जरायम पैसा कानून और दादरसी कानून। क्या है जरायम पैसा कानून? जरायम पैसा कानून के तहत मीणाओं को जरायम जाति की संज्ञा दे दी गई थी। जरायम जाति का मतलब वह जाति जो अपनी आजीविका चलाने के लिए चोरी व अपराध करती हो, ऐसी जातियों को भारत सरकार जरायम जाति की संज्ञा दे दी थी। और राजस्थान में मीणाओं को जब जरायम जाति की संज्ञा दे दी, मतलब मीणाओं पर यह आपने आरोप लगाए कि मीणा अपनी आजीविका चलाने के लिए चोरी और अपराध करते हैं। कहां का न्याय है? मीणाओं के स्वाभिमान को तुम ठेस पहुंचा रहे हो, और स्वाभिमान को ही ठेस नहीं पहुंचा रहे हो, तुम ये और कह रहे हो कि मीणा जाति का प्रत्येक व्यक्ति जिसकी उम्र 12-14 वर्ष से ऊपर है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, प्रतिदिन सुबह और शाम को नजदीकी थाने में जाकर के अटेंडेंस देनी पड़ेगी, हाजिरी देनी पड़ेगी। ये कहां का न्याय है? क्या पूरे समाज में कोई 20-30-50 आदमी खराब हो जाए तो आप पूरे समाज को कैसे टारगेट कर सकते हैं? मीणाओं को टारगेट किया गया, मीणाओं के ऊपर जरायम पैसा कानून लगाया गया, और मीणा जो है उनको नजदीकी थाने में सुबह और शाम अटेंडेंस देने को कहा गया, और साथ के साथ ही जरायम जाति की संज्ञा दे दी। यानी मीणाओं के ऊपर यह आरोप लगा दिया कि आप अपनी आजीविका चलाने के लिए चोरी और अपराध करते हो। इसके विरोध में मीणाओं ने कहा कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये कानून है आपका कौन सा? जरायम पैसा कानून। और दूसरा कौन सा काला कानून? दादरसी कानून। दादरसी कानून तो और भी खतरनाक था। इस कानून में यह कहा गया कि जयपुर राज्य में अगर कोई वस्तु चोरी हुई है तो वो अगर वापस बरामद हो जाए तो वेल एंड गुड है, और अगर वो बरामद नहीं हुई तो उसकी कीमत मीणा जाति के लोगों से वसूली जाएगी। ये कौन सा तरीका हो गया? मान लीजिए मैं यहाँ क्लास ले रहा हूं और बाहर गाड़ी पड़ी है, बाहर से कोई गाड़ी उठा के ले जाए, या आप कोचिंग के अंदर क्लास में बैठे और आपकी कोई गाड़ी या मोटरसाइकिल उठा करके ले जाए, तो वो वापस अगर ठीक ठाक से आपको मिल गई तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आपकी गाड़ी की कीमत क्या है? ये मीणाओं से वसूली जाएगी। ये कहां का न्याय है? इसी कानून को बताओ कौन सा कानून बोलते हैं? दादरसी कानून। यानी जयपुर राज्य में किसी वस्तु की चोरी होने पर या तो वो बरामद हो जाए या उसकी कीमत मीणाओं से वसूली जाएगी, उसको बोलते हैं दादरसी कानून। जरायम पैसा कानून और दादरसी कानून जैसे काले कानूनों के खिलाफ मीणा जनजाति ने आंदोलन किया था। इस आंदोलन में सबसे ज्यादा मीणा, चौकीदार मीणा शामिल थे। मीणा होते कितने टाइप के? 2 टाइप। मैंने आपको बताया कि जिन्होंने प्रशासन से समझौता करके खेती बाड़ी शुरू कर दी थी, जमींदार मीणा, और जो जयपुर की राज्य की सुरक्षा में लग गए थे उनको क्या बोलते हैं? चौकीदार मीणा।